इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। कि रुपए की कीमत जो आपके हाथ में, अगर ये कीमत गिरती गई तो ऐसी नौबत आ सकती है कि आपको फिर 100 रुपए में एक छोटा कप आइसक्रीम कभी नहीं मिलेगा। और ये कड़वी सच्चाई है, क्योंकि रुपया आजकल बहुत तेजी से गिरता चला जा रहा है। मोदी के साथ गिरता जा रहा है। 87.40 against the dollar. Once again, of course, we started this week with a इतिहास में पहली बार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए 80 के पार चला गया है। Today, the rupee suffered its worst single-day drop in close to 2 months. अब दोस्तों, देश के अगर यही हालात रहे और रुपया इसी स्पीड से नीचे गिरता गया डॉलर के मुकाबले, तो फॉरेन कंसल्टेंट एजेंसीज का कहना है, फाइनेंस एजेंसीज का कहना है कि आने वाले कुछ महीनों में रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले 91.82 पैसा यानी 91 रुपए 82 पैसा हो सकती है, यानी 92 रुपए तक ये कीमत गिर सकती है। और हो सकता है कि रुपया आने वाले समय में 2025 में 100 का आंकड़ा पार कर जाए, यानी $1 इज इक्वल टू 100 रुपीज। $1 की कीमत 100 रुपए हो सकती है, सेंचुरी। अब दोस्तों, एक तरफ रुपए की कीमत में, रुपए की वैल्यू में डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक गिरावट है, हिस्टोरिकल डिक्लाइन है, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही। मोदी जी चुप हैं, बिल्कुल नहीं बोल रहे, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी चुप है। और ये वही मोदी जी हैं जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे या प्रधानमंत्री की तैयारी कर रहे थे बनने की 2014 में। उस वक्त हर तीसरे महीने वो रुपए की कीमत आप कह सकते हैं कि मनमोहन सिंह का जो टेन्योर था, इंडिया में महीने, क्वार्टरली, तिमाही, वो रुपए की वैल्यू गिन रहे थे कि रुपए इन 3 महीनों में कितने नीचे गया। और बार बार कैमरे पर मोदी जी सामने आ रहे थे देश के। पिछले 3 महीने में जिस तेजी से रुपये की कीमत टूटती गई है, गिरावट आई है, और दूसरी तरफ 3 महीने में सरकार की तरफ से एक भी कदम लिया गया हो, ऐसे कोई संकेत नजर नहीं आ रहे। अब दोस्तों, कहाँ तो सत्ता कब्जा मीटर लेकर मनमोहन सिंह का हर तीसरे महीने का हिसाब देश को दे रहे थे कि रुपया कितना गिरा हर तिमाही में। मुझे लगा कि मोदी जी का भी हिसाब आपके सामने रख देता हूँ। अगर आप पिछले 3-4 महीनों का देखें रुपए की वैल्यू, अगर आप ये ग्राफिक्स देखें तो नवंबर 3, 2024 को $1 के तुलना में रुपए की कीमत थी 84.38 पैसा, 84 रुपए। और यही कीमत दिसंबर 15 आते दिसंबर 15 को 85 रुपए पार कर गई। फिर नया साल आया तो जनवरी 5 में फिर ये 86 रुपए की हो गई। और फरवरी 9 को, इसी बीती फरवरी 9 को 87 रुपए 51 पैसा, ऑलमोस्ट 88 रुपए टच करने लगा। एक न्यू रिकॉर्ड आप कह सकते हैं, या एक न्यू लो, यहां तक रुपए की कीमत की बात है। इसका हिसाब सरकार ने आपके सामने रखा नहीं। अब दोस्तों, बात मैं सिर्फ 3-4 महीने की नहीं कर रहा हूं। अगर आप 1947 से लेकर, यानी नेहरू से लेकर, जवाहरलाल नेहरू से लेकर और नरेंद्र मोदी तक देखें, जितने भी प्रधानमंत्री हैं, अगर उन सबका टेन्योर देखें और रुपए की कीमत देखें, तो कहीं ना कहीं घटती गई है, धीरे धीरे घटती गई। लेकिन इसने जो रफ्तार पकड़ी है वो मोदी जी के इस 10 साल में पकड़ी। और अगर आप मोदी जी का टेन्योर देखते हैं तो 2014 जब उन्होंने शपथ ले ली थी, तब रुपए की कीमत तकरीबन 7 रुपए थी। 65 हुई, 70 हुई, 72 हुई, 78 हुई, 80 हुई, 85 हुई, और फरवरी 2025 में ये पॉइंट जो था 87.51 हो गया। 87 रुपए ये पार कर गया। और धीरे धीरे जो ट्रेजेक्टरी है वो, मैंने आपसे कहा ना, 90, फिर 95, 100 की तरफ ये बढ़ती हुई जा रही। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो रुपए की कीमत इन 10 वर्षों में डॉलर के मुकाबले 26-27 रुपए घट गई, डीवैल्यू हो गई। अब दोस्तों, कोई पत्रकार मोदी जी से तो पूछ नहीं सकता है कि भाई रुपए की कीमत इतनी तेजी से क्यों गिर रही है। मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते नहीं, मन की बात करते हैं। लेकिन उनकी जो फिनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण, जब इनकी घेराबंदी हुई सांसदों से लेकर पत्रकारों तक, तो उन्होंने बड़ी चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि साहब, दरअसल रुपए की कीमत जो है गिर नहीं रही है डॉलर के मुकाबले। दरअसल रुपया तो वहीं का वहीं है, रुपया कमजोर नहीं हुआ,
डॉलर मजबूत हो गया है। First of all, I would look at it as not rupees 42 करोड़ strengthening, I would पब्लिक look इसी at तरह it as dollar strengthening. Dollar strengthening incessantly. नो राइट। अब दोस्तों फाइनेंस निर्मला मिनिस्टर सीतारमण फेल। जी का जब जिक्र आया तो मुझे लगा कि एक खुद ही फैक्ट फेल, आपके सामने राजीव है फेल, और फैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग शाह है। फेल। दरअसल निर्मला सीतारमण जो देश की 2 बार वित्त अरे मंत्री मिनिस्टर रह चुकी टोटली हैं इस करप्टेड मिनिस्टर कंपनी वो पे अर्थशास्त्री नहीं जिसने खलास करना है। वो इकोनॉमिस्ट नहीं है। RBI में आप लोग इकोनॉमिस्ट गधे भी इनके हारे पति थे, इनके हस्बैंड थे प्रभाकर साहब, प्रभाकर पराकाला, और जाने माने अर्थशास्त्री हैं। और इत्तेफाक से प्रभाकर साहब से मैंने कई इंटरव्यू किए हैं देश की अर्थव्यवस्था पर, मोदी सरकार पर, और उन्होंने माना है कि सब कुछ गड़बड़ है, बहुत कुछ गड़बड़ है। और खुलकर बोलें आप चाहें तो मेरे YouTube पर टाइमलाइन पे जाकर प्रभाकर पराकाला के पुराने इंटरव्यू देख सकते हैं, चौंकाने वाले हैं। और यहाँ पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर इनको बनाया होता प्रभाकर साहब को तो अर्थव्यवस्था हो सकता बेहतर होती। बनाना था मिस्टर को, बना दिया मिसेस को। मोदी हैं तो मुमकिन है। अब दोस्तों मोदी पूरा रुपए की गार्बेज जो पे गरम मकड़ा पे गगर कीमत ऐसे है, कैबिनेट लगातार में तेजी से जो एक का हारो नहीं गिर रही है डॉलर के मुकाबले, देशु इसका असर काड़ा। देश की अर्थव्यवस्था पर क्या देश पड़ेगा, तो इसका देतो रहो असर ना, आपकी पति। जेब पर क्या पड़ेगा, इसका असर अजी राहुल को 300 आपके और हारू आपके सर जी परिवार पर, बचपन बजट जगह पर, सर घर के बजट पर क्या पड़ेगा, इसके तो मैं पूरी व्याख्या करने जा रहा हूं। बहुत चौंकाने वाली चीजें आपके सामने रख रहा हूँ चड्डियों वाला हो की करो मदद से। बजा। लेकिन मुझे लगा कि पहले जरा बुनियादी वजह जान लेते हैं कि इसकी जड़ में क्या है, व्हाट इज द एक्चुअल रीजन कि ये जो रुपया है गिरता ही जा रहा है, संभल नहीं पा रहा है। मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको ये ग्राफिक देखना पड़ेगा, और ये ग्राफिक देखने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ 1 मिनट का वक्त चाहता हूँ आपसे, फिर आगे बढ़ेंगे असली स्टोरी पर। दरअसल जब भी हमारा देश कोई सामान बाहर से इंपोर्ट करता है, जब भी हम विदेशी गुड्स मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो चाइना हो, आजकल चाइना से बहुत सामान आ रहा है, या फिर जापान हो, या फिर रशिया हो, या फिर US हो, या फिर सऊदी अरब हो, या फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, जो भी सामान हम बाहर से मंगाते हैं हम रुपए में पेमेंट नहीं करते, हमारा पेमेंट डॉलर्स में जाता है उनको। यानी चाइना से जो हमने मंगाया सामान हम पेमेंट डॉलर में करेंगे। यानी जितना सामान हम मंगाएंगे सारा का सारा पेमेंट डॉलर में होगा। यानी हर इंपोर्ट के लिए हमारे डॉलर जा रहे हैं। और दुर्भाग्य देखिए कि जब से मोदी जी आए हैं हमारे इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो एक तरफ रुपए की कीमत गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, और दूसरी तरफ हमारे इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और आपको एक बार आप ये जो फिगर्स देखेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा कि देश कहां पर खड़ा है। अब मोदी जी ने जब कार्यभार संभाला था 2014 में, तब भारत ने तकरीबन 27 लाख करोड़ रुपए के गुड्स इंपोर्ट किए थे। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें फ़ोन है, इसमें फर्नीचर है, इसमें फार्मा है, इसमें हर तरह की रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, और इसमें मेटल मिनरल्स भी हैं। 27 लाख करोड़ का हमने सामान बाहर से इंपोर्ट किया, पेमेंट जैसे मैंने पहले का डॉलर में किया। 2020 आते आते ये जो 27 लाख है ये तकरीबन 35-36 लाख करोड़ हो गया। हम 36 लाख करोड़ रुपए का हर साल सामान इंपोर्ट करने लगे। यानी हम बनाते कम थे, इंपोर्ट ज़्यादा करते थे, कारखाने हमारे कम हो रहे थे। और 2023-24 आते आते ये सरकार का ही फिगर है, भारत का इंपोर्ट जो है वो बढ़कर 71 स्मॉल बिजनेस टॉप हो गया है, इसी का गलत रिजल्ट आया। नहीं लिख सकता और न्यूमेरिकल्स में पढ़ नहीं सकता, और स्मॉल बिजनेस चला गया अदर कंट्री में। करोड़ रुपए के हमने इंपोर्ट किए हैं। यानी हमारे बजट से ज्यादा, हमारा जो सालाना देश का बजट है उससे कहीं ज्यादा हमारे इंपोर्ट हैं। और इस इंपोर्ट के लिए हम खरबों रुपए चाइना को दे रहे हैं, जापान को दे रहे हैं, रशिया को दे रहे हैं, US अमेरिका को दे रहे हैं, सऊदी अरब जहां से हम क्रूड ऑयल मंगाते हैं, या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उनको हम दे रहे हैं। तो खरबों डॉलर हमारे जा रहे हैं और रुपए की कीमत तेजी से फिसलती जा रही है। अब दोस्तों जो बड़ा सवाल है, बिग क्वेश्चन है, वो ये है कि क्या साल के आखिर तक 2025 में ही $1 की कीमत 100 रुपए हो जाएगी, रुपए की कीमत इतनी घट जाएगी? और अगर घटेगी, ऐसा होगा, तो फिर आपकी जेब पर, आपके घर के बजट का फिर क्या होने वाला? क्या बैंड बजने जा रहा है आपके बजट का? और ये जो सच्चाइयां हैं, कड़वी सच्चाइयां हैं, ये राजनीतिक खबर नहीं है, ये ऐसी खबर है जो सीधे जेब पर चोट करने जा रही है। और मुझे लगता है कि इसकी तह में जाना आपके लिए ज़रूरी है, परिवार के लिए ज़रूरी है। और आज
मैंने एक ऐसे शख्स को बुलाया है, प्रोफेसर अखिल स्वामी, जो देश के बजट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इन सबको समझते हैं। तकरीबन 35 साल से इसी दिशा में काम कर रहे हैं वो। बड़ी बात यह है, बहुत आसानी से समझाते हैं, बहुत आसानी से समझाते हैं, सहजता से। इसको समझना बहुत ज़रूरी है और प्रोफेसर अखिल स्वामी को सुनना ज़रूरी है। बात बजट की है, आपके घर की बजट की है। मेरा सवाल यह है, बहुत सिंपल सा है, कि जिस तरह से रुपया की कीमत हम देख रहे हैं डॉलर के टर्म्स में गिरती जा रही 84 था, 85 हुआ, 86 हुआ, 88 हुआ, तो अब थोड़ा दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं, मेरी भी बढ़ रही हैं, आपकी भी बढ़ रही हैं, और जनता जो नहीं समझ रही, मुझे लगता है उसकी धड़कनें एक ना एक दिन बढ़ेंगी जब ये रुपया 90 हो जाएगा या 100 हो जाएगा। तो मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं मोदी जी वो रुपए का शतक ना मार दें, सेंचुरी ना लगा दें, 100 रुपया ना कर दें, कि डॉलर के मुकाबले रुपया 100 का आंकड़ा पार कर गया। The AI note taker million. आपका रुपया तब स्ट्रॉन्ग होगा जब आपके एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, जब विदेशी लोग आपके देश के अंदर पढ़ने आएंगे और टूरिज्म करने आएंगे तो आपके देश के अंदर डॉलर आएगा। जब आप इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, कस्टम ड्यूटी लगाएंगे, क्योंकि वो ड्यूटी लगाएंगे वो आपको डॉलर देंगे, तो डॉलर इनफ्लो होगा तो आपका रुपया मजबूत होगा। आपका रुपया कमजोर कब होगा? आपका रुपया तब कमजोर होगा जब आपके इंपोर्ट बढ़ जाएंगे और आप डॉलर ज्यादा पे करेंगे। जब आपके देश के लोग दूसरे देशों में पढ़ने जाएंगे और डॉलर खर्च करेंगे तो डॉलर का आउटफ्लो होगा। तो देखिए, रुपए का कमजोर होना या मजबूत होना इस बात पर डिपेंडेंट है देश के अंदर डॉलर कितना आ रहा है और कितना डॉलर जा रहा है। अब आपने जैसे शेयर मार्केट की बात छेड़ी थी, अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगातार पिछले 8 महीने से लाखों करोड़ों का डॉलर्स में शेयर बेच चुके हैं, तो डॉलर निकल रहा है ना देश से। अगर डॉलर निकल रहा है और इंपोर्ट आपके बढ़ रहे हैं और आपके बच्चे दूसरे देश में पढ़ने जा रहे हैं, तो आपका रुपया कमजोर होगा। आप इसको रोक ही नहीं सकते, तब तक नहीं रोक सकते। देखिए, उसका एक ही तरीका था जो मोदी जी ने शुरुआत की थी, ठीक की थी, मेक इन इंडिया। अगर देश के अंदर प्रोडक्शन बढ़ जाए, अगर हर कारखाने जैसे चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया, अब इतना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग बना दिया, जब एक्सपोर्ट होगा। अच्छा, एक और इकोनॉमिक्स का एक सिद्धांत है जिसको इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल कहते हैं। इकोनॉमिक्स स्केल का मतलब ये हुआ कि अगर आप 1000 टन पर डे की यूनिट लगाएंगे तो उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगा। 100 टन पर डे की यूनिट लगाएंगे उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आएगा। तो चाइना के यहाँ ह्यूज कॉम्प्लेक्सेस हैं, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस, उसकी क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट कम है इसलिए कम दाम पे विदेश में एक्सपोर्ट कर देता है। तो ये अमेरिका हिंदुस्तान के लिए भी आवश्यक है कि चाइना से इंपोर्ट करे, कम दाम, आधे दाम पे चीज मिल रही है। तो आपको बनाना क्या था? मैन्युफैक्चरिंग हब। अगर आप अपने यहाँ इंडस्ट्री लगाते और आपके यहाँ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाता, तो प्रोडक्शन होता तो एक्सपोर्ट होता। अब आप खुद ही शॉर्टेज में हर चीज में बैठे हुए, तो हर चीज इंपोर्ट कर रहे हैं। जब इंपोर्ट कर रहे हैं तो रुपया वीक हो रहा है। तो रुपए को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अच्छा, आपके लोग यूक्रेन पढ़ने जा रहे हैं, बांग्लादेश पढ़ने जा रहे हैं, अमेरिका पढ़ने जा रहे हैं, कनाडा पढ़ने जा रहे हैं। आप हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी से पता चला लीजिए विदेश के कितने लोग भारत के अंदर पढ़ने आ रहे हैं। तो अगर आपने इसको एक मेडिकल टूरिज्म का हब बना दिया होता या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऐसे बना दिए होते वर्ल्ड क्लास कि विदेशी लोग हिंदुस्तान में पढ़ने आते तो डॉलर लेके आते, रुपया स्ट्रॉन्ग हो जाता। लेकिन आपके यहाँ जब टॉप 100 यूनिवर्सिटीज पूरे विश्व मोदी ने कुछ कहा किया नहीं है नहीं। अच्छा, इसके रिपरकशन जो आपने पूछा, आम आदमी पे क्या अंतर पड़? देखिए, आम आदमी नाम बदले, होगा जब देश धर्म। अगर देश परेशान होगा तो आदमी, कोई भी आदमी खुश कैसे हो सकता है? देश कैसे परेशान होने वाला है? जो आपने कहा 100 रुपए हो जाएगा तो देश पे क्या असर पड़ेगा? बांग्लादेश जैसी पोजीशन आएगी, तो मिलिट्री शासन आएगा। देखिए दीपक जी, मान लीजिए चलाए मोदी का बात नहीं, देश चलाने की, मोदी तो फेल्योर आइटम। महीने की आमदनी 1 लाख रुपए थी, खर्चे वर्चे निकाल के आपका 1 लाख रुपए थे, आप आनंद से अपना जीवन बिता रहे। अब आपने क्या किया? उस फैक्ट्री में 5 करोड़ की एक मशीन डाल ली लाके, उसमें आपने 3 करोड़ का लोन ले लिया। अब 3 करोड़ के लोन का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट आपको देना है। आमदनी आपकी 1 लाख से घट के 80,000 हो गई, तो आपकी क्या स्थिति होगी जरा इमेजिन कीजिए। आज देश की वही स्थिति है। आपकी लोन तो बढ़ गए हैं, लोन तो 52 लाख करोड़ से बढ़ के 240 लाख करोड़ हो गए, लोन बढ़ गए, लेकिन जीडीपी घट गई, रुपया घट गया। अगर आपकी घट गई और लोन आपके जीडीपी गई, रुपीज गई, मोदी भी गया, आप राजीव भी गया, शाह भी गया, वापस करने के लिए आरबीआई ने गवर्नर भी गया, निर्मला सीतारमण पे गई है, देश भी चला जाएगा। अच्छा, ये बताइए प्रोफेसर साहब
मेरा सवाल ये है कि ट्रिलियन अगर बजट रुपया इसी तरह से डेप्स, उसकी कीमत घटती गई, तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ 85, ट्रिलियन? अब 87 पे आ गया है, 88 पे जाने वाला है, अगर ये 90 से लेके 100 चला गया कहीं, तो क्या आपको लगता है कि इस साल के अंत तक 100 जा सकता है? और अगर 100 चला गया तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, आपको आश्चर्य नहीं होगा? नहीं, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। जिस प्रकार की पॉलिसीज चल रही हैं, देश चला जाएगा। इंडिया हैव नो इनफ्लो कम हो रहे हैं। अब नो पीएम लास्ट 10 years, ओनली ईवीएम पीएम, स्कैम पीएम, मतलब आपको ताज्जुब नहीं होगा 4000 रुपया स्कैम, 100 का आंकड़ा पार कर जाए? करप्टेड एंड करप्टेड टोटल कैबिनेट आप मिनिस्ट्री। क्या करेंगे अभी देखिए, और पता चल जाएगा 2-4 दिन में। अगर आलिया टैरिफ माल्या लगेंगे, बता देगा इसका था। मतलब ये है आप जो एक्सपोर्ट करेंगे उन पे वो टैक्स लगाएंगे, और जो आप उनसे इंपोर्ट करेंगे स्किल वाला एक नहीं बता मगर जो गाना बेगा करे। अगर आप इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेंगे तो डॉलर का इनफ्लो कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी, तो इसका माने और रुपये वीक हो जाएगा। अच्छा, अब आप खुद सोचिए, आपने व्यक्तिगत तौर पे 100 करोड़ का फॉरेन करेंसी लोन ले रखा होता, आपने डॉलर में लोन ले रखा होता 100 करोड़ का, और जब आपने लोन लिया था उस समय 80 रुपए का डॉलर था, तो 80 इंटू 100, ये प्रिंसिपल, यही अमाउंट आपको वापस करना था ना, 80 इंटू 100। अब मान लीजिए 100 डॉलर हो गया, 100 रुपए का डॉलर हो गया, तो आपको कितना पैसा वापस करना पड़ेगा? 100 इंटू 100। ओहो, तो आपका जो रिपेमेंट है, मतलब लोन तो आपने लिया था 100 करोड़ का, अब वापस करना पड़ेगा 120 करोड़। ऐसा IMF में भी ऐसा है, गवर्नमेंट ने लोन लिया है, अभी गवर्नमेंट चला जाएगा, अंबानी अडानी ओनली बच जाएगा। उनका ब्याज दर बड़ी कम होती है, तो इनकी तो कमर टूट जाएगी अडानी साहब की। अदानी तो अदानी का कुछ जाएगा, देश का जाएगा ना। एक न्यूज आइटम है, उसे कृपा करके देखिए। अदानी हुई आइटम, मोदी हुई आइटम, शाह हुई आइटम, जो फाइनेंसर्स राजीव हुई आइटम है, उनसे रिक्वेस्ट की है कि RBI गवर्नर, फाइनेंस मिनिस्टर हुई आइटम, नॉट इज द स्किल माइंडेड, इज द फेल्योर आइटम। आपको रिपेमेंट कर रहा है, वो आप कर नहीं पा रहे हैं, आपको कठिनाई आ रही है देने में। अच्छा, मैं समझ गया, एक मिनट, मतलब अगर मेरी तनख्वाह कम हो गई या कट गई और मैं 20,000 रुपए दे रहा हूं बैंक को मकान का, तो मैं कहता हूं भाई मैं 20,000 रुपए नहीं दे पा रहा हूं, मेरी किस्तें कम कर दीजिए, 15,000 कर दीजिए, यस, पीरियड बढ़ा दीजिए। यस, मान लीजिए लोन नहीं दे पा रहे, वो तो इंडस्ट्री में सब ऐसा हुआ, आलिया माल्या सबको ऐसा हुआ ना। आपने बैंक से कहा था साहब ये आप 25 लाख, माल्या ने 25 करोड़ का चेक दिया था भाजपा पार्टी को करप्शन में, और माल्या चला गया, परेशानी नहीं होगी, तो सब आलिया माल्या जो है, EVM स्कैम वाला सब है। बच्चे को नौकरी मिली नहीं, तो आप जाके यही कहेंगे ना साहब कि नौकरी नहीं मिली, इसलिए ये इंस्टॉलमेंट को 2 साल आगे बढ़ा दीजिए। वो भी कहेगा हाँ ठीक है, नौकरी नहीं मिली। तो अडानी की वही हालत हो गई है, अदानी भी फेल, अदानी भी उठ जाएगा। देखिए हमारे वो देवादार हो जाएगा, अदानी अंबानी सब देवादार हो जाएगा, मोदी सब, की अगर हेल्थ सरकार देवादार बन जाएगी या इंडिविजुअल की हेल्थ को देखना है, चली जाएगी। आप ये देखिए उसके लोन कितने हैं और उसकी रेपिंग कैपेसिटी क्या है। भाई बैंक यही तो देखता है ना, जब आप लोन लेने जाते हैं आपकी इनकम कितनी है और EMI कितनी बनेगी। अगर मान लीजिए 1 लाख की इनकम है और 1,20,000 की EMI बन जाएगी, तो कैसे देगा लोन? वो आपको दे ही नहीं सकता, कागज पे जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। रघुनाथ राजन को RBI का गवर्नर बनाना जरूरी था, तो उसको हाजी करना को बैठा दिया, उसको निकाल दिया। तो मोदी तो गलत है, भाई आई एम गिविंग यू लोन, नो चॉइस। अब क्या कर रहे हैं आप कर क्या रहे हैं? जो ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी सबने किया था, सब चोर कंपनी कहते हैं कि साहब हमने जो लोन ले रखा है आप माल्यो नीरव मोदी, तो अब वो और लोन आपको दे देता है, पुराना EVM लोन मोदी कर देते हैं और लोन बढ़ता चला जा रहा है। इक्विटी डेट पब्लिक को क्या पता, उसको तो पब्लिक को तो नॉलेज नहीं है, को पता चलेगा। लोन पुराने लोन को वापस देने के लिए करते चले जा रहे हैं। ये ट्रैप है, जिस ट्रैप में आप फंस चुके हैं ऑलरेडी। तो क्या हमारे बैंकों की हालत भी प्रोफेसर साहब बड़ी कमजोर हो रही है? स्टेट बैंक, सब बैंक सब चली जाएगी, बैंक ऑफ बड़ौदा जो सरकारी बड़े बड़े बैंक हैं, खाली मोदी का झोला रह जाएगा ओनली। अगर देखिए बैंकों की हेल्थ कब अच्छी होगी? बैंकों की हेल्थ तब अच्छी होगी जिन इंडस्ट्रीज को उन्होंने लोन दे रखा है उनकी हेल्थ अच्छी होगी। भाई उनका तो लोन ही एसेट होते हैं ना, उनके एसेट कौन से होते हैं? लोन एसेट होते हैं। तो अगर 100 इंडस्ट्री को लोन दिया उन्होंने और इंडस्ट्रीज बढ़िया काम कर रही है, पैसा वापस मिल रहा है, 4% की कॉस्ट आ रही है जो वो पैसा उठा रहे हैं मार्केट से, 10% में लोन बढ़ रहा है, कहीं कोई NPA नहीं हो रहा, 6% की कमाई हो रही है, आनंद हो रहा है, बैंक खुशहाल है, खुशहाल है। लेकिन अगर GDP घट जाएगी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन घट जाएगा तो हर इंडस्ट्री आगे कहेगी साहब रिशेड्यूल कर दीजिए हमारा लोन। GDP तो वडनगर पहुंची देता है। तो अगर आप रिशेड्यूल कर देंगे और फिर उसके बाद आप 14-15 लाख करोड़ बड़े बड़े इंडस्ट्रीज का पैसा माफ कर देंगे,
किसान को तो उठा के ले आएंगे, उसका तो ट्रैक्टर उठा के ले आएंगे, उसे तो सड़क पर चड्डियों वाले जो बुद्धि हुआ है, बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले का 14-15 लाख करोड़ माफ कर देंगे। तो ये नुकसान किसको हो रहा है? वो हमको हो रहा है। तो बैंक की हेल्थ इज डिपेंडेंट ऑन द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी हेल्थ हो तो इकोनॉमी की हेल्थ इस बात से पता चलती है कि जीडीपी घट रही है और लोन बढ़ रहे हैं। Want to simplify entry? मान लीजिए हमारा हमारा रुपया 100 रुपए के बराबर, $1 100 रुपए के बराबर हो गया, रुपया 100 रुपए पे पहुंच गया। तो क्या आपको लगता है कि जो हम सामान इंपोर्ट कर रहे हैं, आज की तारीख में तो सब कुछ इंपोर्ट हो रहा है, चाहे वो फर्नीचर हार्डवेयर हो, चाहे कुर्सी हो, मेज हो, चिटकनी हो, दिवाली की भगवान की मूर्तियां हो, या फिर फटाकड़े हो, का सामान हो, बल्ब हो, सब कुछ तो स्वामी जी सब तो चाइना से ही आ रहा है। तो क्या ये सब सामान महंगे हो जाएंगे क्या? ये तो चलिए दीपक जी वो छोटी बात है। मान लीजिए आपका बेटा जो है अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया होता और वहां पे उसे बताया गया होता कि साहब $1 लाख खर्च होंगे, और जब आपने भेजा था उस समय $70 का डॉलर था, तो आपने सोचा था कि 70 लाख रुपए का खर्चा होगा, 70 लाख का जुगाड़ आपने कर रखा था। और जब बेटा वहां पढ़ने पहुंचा तब तक $100 का डॉलर हो गया। अब आपका 1 करोड़ का खर्चा हो जाएगा, 30 लाख रुपए लाने पड़ेंगे ना आपको। जब आपका रुपया कमजोर हो जाएगा, विदेश घूमने आप जाएंगे, तो जो चीज आप कम दाम पे खरीद सकते थे महंगी खरीदेंगे। तो बेसिकली इश्यू ये है कि ये तो झालर वालर तो हम लोग ऐसे ही चाइना से नहीं खरीदते हैं, उसको आप छोड़ दीजिए। $102 बिलियन का इंपोर्ट आपका चाइना से है, और जो मनमोहन सिंह के जमाने में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फिगर था, आज के तारीख में इंपोर्ट डबल हो गया है और एक्सपोर्ट 15% बढ़ा है। इसका मतलब ये है कि भाई आप बड़े बड़े इक्विपमेंट देखिए ना, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल सारा चाइना से आप मंगा रहे हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं, जो सोलर पैनल्स हैं, वो आप चाइना से मंगा रहे हैं। तो हर चीज तो आप इंपोर्ट कर रहे हैं। झालर वालर तो हम लोग नहीं लगाते, हम लोग देश प्रेमी लोग हैं, भारत माता को प्यार करते हैं, लेकिन हमारी झालर जो है वो पूरे इंपोर्ट का 0.001% भी नहीं है। असली चीजों बड़े बड़े अडानी अंबानी खरीद रहे हैं। आज के तारीख में हर आदमी इंडस्ट्री में क्या कर रहा है, चाइना से मंगा रहा है, अपना ठप्पा लगा के हमको बेच रहा है। तो क्योंकि वो बेच रहा है तो सर्विस इंडस्ट्री में कंजम्पशन हो रहा है, गवर्नमेंट को जीएसटी मिल रही है, वो जीएसटी से सर्विस इंडस्ट्री की जीडीपी बढ़ रही है और इकोनॉमी चाइना की मस्त हो रही है। जी, क्या आपको लगता है कि अगर रुपया वाकई 100 रुपए का डॉलर हो गया, और आप कह रहे हैं कि आपको आश्चर्य नहीं होगा, तो क्या हमारी इकोनॉमी का हाल बुरा होगा, हाहाकार मचेगा, और वो तो मिलिट्री शासन आने वाला है, की कमर टूट जाएगी, अव्यवस्था हो जाएगी, और आर्थिक इस जो पूरी हमारी गाड़ी है, रेल है, वो पटरी से नीचे उतर जाएगी, सब उतर जाएगा। ये तो बता दीजिए। वो तो मीडिया भी उतर जाएगी, जीडीपी उतर जाएगी, रुपया उतर जाएगा, मोदी है जो झोला लेकर उतर जाएगा, सब चला जाएगा। तो दीपक जी लगता है कि अभी मुझे तो दिखता है, मैंने तो 22 ईयर बिफोर दिखता था, इतना मैं इतना एडवांस दिखता हूँ। इस प्रश्न का मतलब यह है कि समझते हैं लोग अभी आनंद का जीवन जी रहे हैं, नौकरियां मिल नहीं रही हैं, लोग नौकरियों से, इन्फोसिस जैसी कंपनी नौकरियों से लोगों को निकाल रही है, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी मुंबई जैसे वहां के बच्चों को 30% लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का वो हाल है, नौकरियां में इंक्रीमेंट्स हो नहीं रहे हैं, एमएसपी मिल नहीं रही है, इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, आउटपुट कॉस्ट नहीं बढ़ रही है। तो देश तो आज भी बदहाल स्थिति में है। वो दूसरा मुद्दा है कि देखिए जो वर्ग है जो कि आनंद में है या था, 6 महीने पहले तक आनंद में था, वो कौन सा वर्ग है? वो 7-8% लोग थे जो शेयर मार्केट से लाखों करोड़ों कमा रहे थे। वो भी शेयर बाजार भी चला जाएगा। 140 करोड़ में कितने होते हैं? माने जो 10 करोड़ लोग शेयर मार्केट पे डिपेंडेंट थे और शेयर मार्केट बढ़िया रिटर्न दे रहा था। शेयर मार्केट बढ़िया क्यों रिटर्न दे रहा था? क्योंकि सारा एनपीएस का पैसा, सारा पेंशन का पैसा, सारा एलआईसी का पैसा, वो सारा शेयर मार्केट में जा रहा था। अब जो ये पैसा गिरा और लोगों ने डिमैट अकाउंट बंद करा दिए, अपने लोगों ने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बंद करा दिए, शेयर मार्केट टूटने लगा, तो ये जो क्लास था, ये जो 10% क्लास था जो पैसा कमा रहा था और मार्केट में डाल रहा था और रियल एस्टेट खरीद रहा था, अब ये भी परेशानी में है। मुकेश अंबानी जी के शेयर अगर 20% गिरे हैं पिछले 6 महीने में, 20% का मतलब मुकेश अंबानी में कितना इंपैक्ट है, जरा कैलकुलेट कीजिए। 20 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 20 लाख करोड़ का, 40% का शेयर होल्डिंग उसके अंदर मुकेश अंबानी की है। 20 लाख का 40% कितना हुआ? 8 लाख करोड़। 8 लाख करोड़ का 20% गिर गया है,
कितने का नुकसान हुआ? इसका मतलब यह है 1.6 लाख करोड़ ओनली मिस्टर मुकेश अंबानी वेल्थ हैज डिटोरिएटेड इन लास्ट 6 मंथ्स। तो जो एक ही वर्ग था जो पैसा कमा रहा था, भाई एक वर्ग तो सरकारी नौकरों का है, उन्हें तो कोई परेशानी है नहीं, उनको 7 पे कमीशन, 8 पे कमीशन, डीए, ऊपरी आमदनी, नीचे की आमदनी, उनकी आमदनी होती रहती है। क्या सरकार चलाने का अफसर हुआ है तो वो तो कमीशन से, जरा किसी पीएसयू गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जिस भी आदमी को, यस, जिसको पेंशन, प्राइवेट सेक्टर। अच्छा, अब महंगाई बढ़ गई, अच्छा इंटरेस्ट रेट भी गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने कम कर दिया। इंटरेस्ट रेट कम करने का कोई मतलब आप कह रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है या अपना कोई काम कर रहा है, अगर वो रिटायर हो गया छोटी मोटी जॉब से, जिसको पेंशन नहीं मिलती, उसकी हालत वाकई जो है दरिद्र नारायण वाली है। आप सर्वे कर लीजिए, 100 में से 99% लोग कहेंगे उनकी हालत खराब हो गई है, क्योंकि एक तो उसकी इनकम कम हो गई, फिर उसको अब शेयर मार्केट में लगाया था, वहां पैसा डूब गया, फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाया था, वहां इंटरेस्ट रेट कम हो गया, बच्चे को नौकरी नहीं मिली, घर उसी पैसे से उसका काम चल रहा है, तो सोर्सेज, इनकम सोर्सेज कम हो गए और एक्सपेंडिचर उसका बढ़ गया, भविष्य उसको सुरक्षित नहीं दिख रहा, मेडिकल कंटिजेंसी में उसका खर्चा बढ़ गया है, बच्चे की फीस प्राइवेट स्कूल्स में बढ़ गई है। मान लीजिए रुपया जो है $1 $100 का हो गया, अगर $100 का डॉलर होता है तो क्या सूनर और लेटर, जैसे दूध है, दूध भी महंगा होगा, ₹100 होगा, मोदी नहीं होगा, चाय की पत्ती है, ये सब भी चीजें महंगी होंगी, और जिस तरह का जो हम सामान लेते हैं, स्टेशनरी का आइटम लेते हैं, या बहुत सी जरूरतमंद चीजें होती हैं, दवा वगैरह, बहुत सी चीजें बाहर से आती, क्या ये सब धीरे धीरे महंगी होंगी? क्या महंगाई भी बढ़ेगी क्या? देखिए, महंगाई तो 100% बढ़ेगी, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। भाई अगर आप क्रूड मंगाते हैं मान लीजिए, और वो क्रूड जो है कच्चा तेल या कच्चा तेल ही अगर आपका 20% महंगा हो गया, अभी तो क्या कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, $70 पे खरीद रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में $140 पे खरीद रहे थे, और आज से सस्ता तेल वो बेच रहे थे, टैक्सेस कम लगाए थे। आज के तारीख में हर चीज में टैक्स है, जीएसटी है, पेट्रोल डीजल पे टैक्स है, इस पे है टैक्स, उस पे फिर टोल टैक्स है, दुनिया भर की चीजें हैं। तो अगर आपके क्रूड के प्राइस ही 20% बढ़ गए, बाकी चीजों को छोड़ दीजिए, पब्लिक खाली हो जाएगा, गवर्नमेंट खाली हो जाएगा, तो जाएगा कहाँ लोग? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे करेगी? वो टैक्स बढ़ा देगी। अगर 20% मोदी को पब्लिक खलास कर दिया टैक्स लगा के, बढ़ जाएंगे, और गवर्नमेंट भी खाली हो जाएगा, तो क्या होगा? बार पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा हूं, अगर भारत ने, मान लीजिए मोटा मोटा, मैं एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता रहा हूं, 240 लाख करोड़ का लोन है आपके पास मान लीजिए, और उसमें मान लीजिए 100 लाख करोड़ का लोन ऐसा है जो फॉरेन करेंसी लोन है, डॉलर में है, ठीक है, 100 लाख करोड़ का लोन अगर आप 87 रुपए में रिपे करते हैं या 100 रुपए में रिपे करते हैं, जब 100 रुपए में रिपे करते हैं, इसका माने आपका प्रिंसिपल अमाउंट 15% बढ़ गया। अरे आप डेट ट्रैप में आप पैसा वापस ही नहीं कर पाएंगे भाई। जिस दिन चाहेगा अमेरिका आपकी गर्दन मरोड़ देगा। चाइना ने जैसे बांग्लादेश की और उसकी श्रीलंका की गर्दन मरोड़ी। भाई आप लोन ले रहे हैं और लोन को रिपे नहीं कर पा रहे हैं, आपने डिफॉल्ट कर दिया। भाई हमारे देश के अंदर एक बहुत अच्छी चीज है, हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, हमारा किसान हमारे देश को बचा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप केवल 2 जगह काम कर रहे हैं। एक एग्रीकल्चर में किसान बचा रहा है, और सर्विसेज सेक्टर में, क्योंकि कंजम्पशन इकोनॉमी है, जीएसटी आपको बचा रही है, और कंजम्पशन पे नौकरियां लग रही हैं लोगों की। मैन्युफैक्चरिंग है कहाँ आपके यहाँ? कारखाने नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग के बिना एम्प्लॉयमेंट मिलेगा नहीं, मैन्युफैक्चरिंग बिना खुशहाली आएगी नहीं, और वो देश समझने को तैयार नहीं है। आखिरी सवाल कर रहा हूं आपसे। મોદી ફેલ છે 22 વર્ષ પહેલો એક પટેલના બગીચામાં અમે નક્કી કરેલું કે મોદી છે ને ફેલ જશે અને લોકોને ડૂબાડી દેશે. આજે 22 વર્ષ પહેલાં મેં નક્કી કરેલું અને અત્યારે હાલ એ જોવા મળ્યું છે, કારણ કે અમને તો ખબર જ હતી કે આ થવાનું છે. समय भी कम है, अगर रुपए की कीमत गिरती रही, डिवैल्यू होता चला गया, शेयर मार्केट टूटता चला गया, बाकी इंपोर्ट हमारे बढ़ते चले गए और तमाम तरह की महंगाई बढ़ती गई, तो आपको क्या लग रहा है आने वाले 6 महीने का जो समय आ रहा है बहुत चुनौतीपूर्ण है, हाहाकार मचने जा रहा है क्या? देखिए, पहली बात तो रुपया टूटता जाएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता जब तक कि एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेंगे, जब तक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो कि शेयर मार्केट में सेलिंग कर रहे थे बाइंग स्प्री में नहीं आ जाएंगे। जब वो बाई करेंगे तब रुपया मजबूत होगा। अगर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और हमारे इंपोर्ट घटेंगे तब हमारा रुपया मजबूत होगा, जिसकी कोई संभावना नहीं।
आपके जो भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, अभी तो आपने उनमें से बहुत सारा डॉलर खरीद लिया है, इसलिए डॉलर को मजबूत होने से आपने रोक लिया, लेकिन कब तक रोकेंगे आप? तो क्या समय चैलेंजिंग आ रहा है? बहुत चैलेंजिंग है, और इतना अभी भी बहुत चैलेंजिंग है, अभी भी बहुत बुरी हालत है। अच्छा, दूसरा एक और चीज समझिए आप, अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब जिस तरह से कह रहे हैं अगर उस तरह से कर देंगे, आपके पास संभालने का कोई तरीका नहीं है भाई, प्रोडक्शन है नहीं। મોદી કરવાનું છે નહીં કરતો, ના કરવાનો બધો કોમ કરે છે, ખોટો કોમ બધો. क्रूड वीक है, કેટલે પ્રોબ્લેમ છે. अब आप इमेजिन करिएगा जरा, અને એને ઘોડા બધા ભેગા કર્યા છે કેબિનેટમાં. $140 का हो जाए क्रूड ऑयल, जी, अगर क्रूड ऑयल 140, ये तो भगवान की कृपा है, मनमोहन सिंह के जमाने में $140 का था। आपको मोदी जी को यह समय मिला था कोविड टाइम पे, $0 का था क्रूड, $0 का। वो कहते थे ले जाओ, कहां फेंके इसको, ले जाओ, फ्री में ले जाओ, ट्रांसपोर्ट करके ले जाओ भैया, यहां से हटाओ। इस स्थिति में आपके देश की रुपए की यह हालत है। अगर आज $140 हो जाए क्रूड, तो क्या होगा? आप बैंक, मोदी का क्या होगा, ईवीएम का क्या होगा, राजीव का क्या होगा, शाह का क्या होगा, दिवालिया हो सकते हैं, आरबीआई गवर्नर का क्या होगा, देखिए आपके फाइनेंस मिनिस्टर क्या होगा, पब्लिक का क्या होगा? पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल अफेयर्स बहुत हो गए, फेल हो गए, फेल, ऑल्सो फेल, ऑलवेज, बिफोर, yet and after, always fail. Modi government also fail. Nota, Modi PM, only EVM PM. No PM India have last 10 years. India lost 10 years, gone. नौकरियां नहीं मिलेंगी, प्रमाइति सिद्धम, बच्चों को अनएम्प्लॉयड रख दोगे, हर आदमी किसानी में चला जाएगा, एग्रीकल्चर पे बोझ बढ़ जाएगा, पर कैपिटा इनकम घट जाएगी, देश बर्बाद हो जाएगा। हमारे लिए देश बर्बाद करने का हम लोग नहीं सहन कर सकते, हम सेक्रीफाइस कर देंगे। लेकिन आप जो है अगर सब चीजों पे 150 करोड़ का झंडे वाला में ऑफिस बना देंगे, हर शहर के अंदर 5 स्टार ऑफिस बना देंगे, क्या करेंगे उसको? गाड़ी खरीद देंगे, तो वो नहीं देश आगे बढ़ेगा। थैंक यू। बहुत मूल बातें कही हैं प्रोफेसर साहब ने। उन्होंने कहा कि भाई एक ही चीज, एक ही इलाज है, करप्टेड ભેગા થયા છે, કરપ્ટેડ જીવું થાય, બધું રમત ભમરત થાય, रोजगार मिल सकता है। बिना कारखाने के देश आगे नहीं बढ़ने जा रहा है। और जहां तक रुपए की बात है, अगर 100 रुपए का $1 हो गया तो फिर आने वाले दिन बहुत चुनौती होगी, महंगाई भी बढ़ेगी, बेरोजगारी भी बढ़ेगी, कमर भी टूटेगी, और वैसे ही आधी कमर टूटी हुई है। यानी आने वाला समय बहुत चैलेंजिंग है। ओनली मोदी का झोला बचेगा, मोदी क्या करते हैं ये देखना होगा। ईवीएम स्कैम ना डबलो बचेगा बस। खोलने का आपने काम किया, थैंक यू सो मच, एंड गॉड ब्लेस यू सर, थैंक यू।